Measures to control excess and deficit demand. देखिए एक्सेस डिमांड इकोनॉमी में तभी जनरेट होती है जब इकोनॉमी में क्रेडिट की सप्लाई एक्सेस में हो जाती है, यानी मनी की सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होती है, इनकम और मनी अवेलेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल ज्यादा होती है, मनी अवेलेबिलिटी इन द हैंड्स ऑफ पीपल ज्यादा होती है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई का लेवल उतना नहीं होता क्योंकि इकोनॉमी पहले से ही फुल एम्प्लॉयमेंट में चल रही होती है। जब इकोनॉमी ऑलरेडी फुली एम्प्लॉयड है, यानी हमारे रिसोर्सेज पहले ही फुली एम्प्लॉयड है, तो इकोनॉमी में पहले ही एग्रीगेट सप्लाई का लेवल मैक्सिमम पर है। अब फर्दर प्रोडक्शन या फर्दर आउटपुट को इंक्रीज करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मनी की एक्सेस फ्लो की वजह से हमारा एक्सेस फ्लो ऑफ मनी या एक्सेस क्रेडिट क्रिएशन बाय द बैंक की वजह से मनी का फ्लो इकोनॉमी में ज्यादा है। बहुत सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक है। तो अगर इकोनॉमी में मनी का फ्लो ज्यादा है तो लोगों के पास अवेलेबिलिटी ऑफ मनी ज्यादा है, लेकिन इकोनॉमी के पास मनी की वैल्यू के कंपैरिजन में आउटपुट नहीं है क्योंकि आपके रिसोर्सेज पहले से फुली एंगेज्ड हैं और अपने मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्रोडक्शन को एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं है और मनी की फ्लो एक्सेस हो चुका है। इसी ही एक्सेस एग्रीगेट डिमांड corresponding to the aggregate demand level needed to establish full employment equilibrium होता है। यानी जब AD का लेवल डिजायर्ड AD से ज्यादा होता है तो हम उसको एक्सेस डिमांड कहते हैं, और जब डिमांड का लेवल इकोनॉमी में डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड लेवल से जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की नीड है उससे कम होता है तो उसको हम डेफिसिट डिमांड कहते हैं। डेफिसिट डिमांड तब होती है जब इकोनॉमी में मनी का फ्लो, क्रेडिट का फ्लो कम होता है, लोगों के पास मनी इनकम इन द हैंड कम होती है, लेकिन इकोनॉमी में आउटपुट का लेवल ज्यादा होता है, तो स्टॉक इंक्रीज हो जाता है, स्टॉक एक्यूमुलेट हो जाता है प्रोड्यूसर्स के पास, जिसकी वजह से उनको स्टॉक को क्लियर करने के लिए प्राइसेस को परसिस्टेंटली डिक्रीज करना पड़ता है, जिससे हमारी इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड क्रिएट हो जाती है। अब इकोनॉमी के लिए ना तो एक्सेस डिमांड ठीक है क्योंकि वो इन्फ्लेशन को लाती है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स में में रिजल्ट होती है, और अगर एग्रीगेट डिमांड लोअर है डिजायर्ड एग्रीगेट डिमांड से तो डेफिशिएंसी या डेफिसिट डिमांड को क्रिएट करती है और इकोनॉमी में परसिस्टेंट फॉल इन प्राइस करती है, जिससे कीमतें लगातार गिरती हैं और इकोनॉमी में डिप्रेशन आ जाता है। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर और डिफ्लेशनरी प्रेशर्स को कंट्रोल करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट के ऊपर होती है। तो गवर्नमेंट डिफरेंट मेजर्स को यूज करते हुए इन एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को रेगुलेट करती है। एक्सेस डिमांड है तो उसको नॉर्मल ला करके AD इक्वल टू AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किया जाता है। अगर वो डेफिसिट डिमांड है तो उसको इंक्रीज करके AD इक्वल टू AS एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम किया जाता है। मींस इकोनॉमी को AD इक्वल्स टू AS लाया जाता है एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पर। अब इसके लिए क्या मेजर्स उठाए जाते हैं, दैट इज द टॉपिक अबाउट दिस द टॉपिक अबाउट ऑल दीज मेजर टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। बात को ध्यान से सुनेंगे। जब हम मेजर्स की बात करते हैं तो मेजर्स के अंदर मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड की मेजर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट और सेकंड होता है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। These are the two measures, or these are the two broad policies which are used by the government to control the excess and deficit demand. अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी is the policy which is related to the spending of the government and revenue of the government.
यानी गवर्नमेंट की रेवेन्यू, आय, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग यानी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और इकोनॉमी के अंदर मनी के फ्लो को रेगुलेट करने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। तो हमारे पास एक्सेस और डेफिसिट डिमांड को कंट्रोल करने के दो मेजर्स होते हैं। फर्स्ट होती है फिस्कल पॉलिसी, सेकंड होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो हमारे पास जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, जो फर्स्ट मेजर है चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, that is expenditure done by the government, and change in taxes. Tax is the major source of revenue for the government. So change in tax rates, these two, expanding by the government and taxes of the government, these two are called as components of fiscal policy or tools of fiscal policy. And change in the availability of money supply or credit availability in the economy at macro level is known as monetary policy. यानी जिस पॉलिसी के थ्रू हम क्रेडिट कंट्रोल, क्रेडिट क्रिएशन को या मनी फ्लो को, मनी सप्लाई को इकोनॉमी में रेगुलेट करते हैं, वो पॉलिसी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट की रेवेन्यू को डायरेक्ट करती हैं वो पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी होती है। अब इन्हीं को हमने एक एक करके नीचे आगे के केसेस में डिस्कस करना है। अब पहले हम इंट्रो पार्ट ले लेते हैं, चेंज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। देखें क्या लिखा हुआ है क्लियर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एग्रीगेट डिमांड का एक सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। हमने अपने एडी को जब हमने स्टडी करा 12th क्लास के लेवल पर, तो हमने पढ़ा एग्रीगेट डिमांड is the planned expenditure under the two sector model, that is planned expenditure of households and planned expenditure of government. हमने इसके अलावा जो फॉर्म सेक्टर है और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उनको हमने कंसीडर नहीं करा। हमने कंसीडर करा aggregate demand means planned expenditure of the household and planned expenditure of the government. अब प्लान्ड एक्सपेंडिचर को ही हम लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हैं, क्योंकि एक्स एंटे एक्सपेंडिचर यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर ही एडी के कंपोनेंट एडी में इंक्लूड होता है। रियलाइज्ड एक्सपेंडिचर, एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एक्सपोज्ड होते हैं उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, हम एक्स एंटे एक्सपेंडिचर को कंसीडर कर रहे होते हैं। अब जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो एग्रीगेट डिमांड का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। ये जो एक्सपेंडिंग बाय द गवर्नमेंट है ये फिस्कल पॉलिसी का एक कंपोनेंट होता है और इसको हम एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। गवर्नमेंट पब्लिक वर्क्स के ऊपर, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, फ्लाईओवर्स, बिल्डिंग, रेलवे लाइंस, पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, एजुकेशन सेक्टर, इन सब पे गवर्नमेंट वेलफेयर एक्टिविटीज के ऊपर स्पेंडिंग कर रही होती है। जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो एनी एक्सपेंडिचर will rise the level of aid in the economy because expenditure of the government will become source of income for the factor owners or factor service, और factors means land labor capital entrepreneur के लिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनकम का सोर्स बनती है। वो इनकम में, वो इकोनॉमी में इनकम के फ्लो को बढ़ाती है जिससे एडी का लेवल इंक्रीज होता है। सेकंड है चेंज इन टैक्सेस। टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए गए कंपलसरी पेमेंट होती है जो पब्लिक को या जिनके ऊपर वो इम्पोज किया गया है उनको पे करना होता है। अब टैक्सेस इज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। अब टैक्सेस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द फिस्कल पॉलिसी। ये रेवेन्यू पॉलिसी होती है गवर्नमेंट की। इसका मतलब फिस्कल पॉलिसी के दो भाग हैं, एक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, एक रेवेन्यू पॉलिसी। रेवेन्यू पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट पब्लिक के ऊपर
डिफरेंट टाइप के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पोज करती है जो गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेजर सोर्स बनते हैं। और जब गवर्नमेंट टैक्सेस इम्पोज करती है तो डायरेक्टली एग्रीगेट डिमांड के लेवल को अफेक्ट करते हैं। आगे चलकर हम पढ़ने वाले हैं, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस को इंक्रीज कर देती है तो लोगों का एग्रीगेट डिमांड का लेवल डाउन आ जाता है, बिकॉज मोर टैक्सेस मींस लेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, so they will demand less, their FPC will reduce. On the other hand, if there is a decrease in the rate of taxes, that means more disposable income in the hands of the people of the country, and they can spend more on their consumption activities. The level of consumption will increase in the economy. That means AD will rise. And the third component is availability of credit in the economy. Availability of credit in the economy में जो हमने अभी बैंकिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था, उस बैंकिंग स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा सेंट्रल बैंक अपेक्स बॉडी होता है जो एंटायर बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी को रेगुलेट करता है और सभी कॉमर्शियल बैंक उसके अंदर वर्क करते हैं। और सेंट्रल बैंक अपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है जो कॉमर्शियल बैंक को सभी कॉमर्शियल बैंक को रेगुलेट करता है। जो क्रेडिट का फ्लो है, जो मनी का फ्लो है, वो कॉमर्शियल बैंक के थ्रू चैनलाइज होकर के इकोनॉमी में फ्लो करता है। तो सेंट्रल बैंक अपनी डिफरेंट पॉलिसीज को यूज करते हुए, जिसको मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने डिफरेंट टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करते हुए इकोनॉमी में मनी के फ्लो को रेगुलेट करती है। अब वो कैसे रेगुलेट करती हैं? तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यूज होने वाले टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और एक क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर। फर्स्ट है बैंक रेट एंड रेपो रेट, इनको अलग अलग भी ले सकते हैं आप, दो अलग अलग भी मान सकते हैं। सेकेंड इज रिवर्स रेपो रेट, थर्ड इज OMO ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एंड फोर्थ इज LRR लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जिसके अंदर CRR और SLR आते हैं, कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ LRR. And the second is quantitative instruments, which do not include such quantitative instruments that are just in the nature of that includes margin requirements, that includes moral suasion, and the third one is selective credit control. तो हम measures to control credit और availability of credit in the economy के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को स्टडी करते हैं, जिसके दो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। मींस द एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड situations in the economy are regulated with the help of fiscal policy and monetary policy. Fiscal policy has two components: expenditure policy of the government and revenue policy of the government. And monetary policy holds two type of instrument: quantitative instrument, which includes bank rate, repo rate, reverse repo rate, open market operation, and LRR. And second is qualitative instrument, which includes margin requirement, moral suasion, and selective credit control. These fiscal and monetary policies are used to regulate the or to correct the excess demand and deficit demand in the economy. अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। When the current aggregate demand in the economy is more than the full employment level of output, means that is needed to have full employment equilibrium. The level of aggregate demand is more than the full employment level of output. इसके दो कारण होंगे। एक, इकोनॉमी में मनी सप्लाई ज्यादा है, दूसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ इजी क्रेडिट्स।
जब या तो इकोनॉमी में मनी की सप्लाई इंक्रीज हो गई हो या कॉमर्शियल बैंक के थ्रू क्रेडिट ज्यादा क्रिएट कर दिया गया हो, मींस कुल मिलाकर मोर अवेलेबिलिटी ऑफ मनी इन द हैंड्स ऑफ द पीपल इज इन कंपैरिजन ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ आउटपुट, मींस डिमांड ज्यादा है आउटपुट कम है। तो जब डिमांड एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी आउटपुट के लेवल से, जो कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विवेलेंट पे एडी थी उससे कहीं ज्यादा है, तो इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स आते हैं। अब हमने दोनों पॉलिसीज को साथ में पढ़ना है। फर्स्ट था हमारा फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर पॉलिसी। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देना चाहिए अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, क्योंकि गवर्नमेंट जब ह्यूज एक्सपेंडिचर करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव, डिफेंस, मेडिकल, एजुकेशन एक्टिविटीज के ऊपर, तो एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाती है। बिकॉज गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट मनी मल्टीप्लायर की वजह से इकोनॉमी मनी को डबल करती है, मनी को मल्टीप्लाई करती है। डबल मींस मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कर्व करना शुरू करे, यानी अपने एक्सपेंडिचर को कम करे, जैसे गवर्नमेंट अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर को रेगुलेट करे, अनप्रोडक्टिव वर्क के ऊपर स्पेंडिंग कम करे जो कि ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं बहुत अच्छा, तो अगर गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम करेगी तो इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाएगा और इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रिड्यूस हो जाएंगे। सेकंड, मतलब कुल मिलाकर लोगों के हैंड्स में अवेलेबिलिटी ऑफ इनकम कम करनी है, तो एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर विल बिकम इनकम फॉर द अदर। तो जब गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को ही कम कर देगी तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी में इनकम का लेवल भी कम हो जाएगा, लेस मनी विल फ्लो इन द हैंड्स ऑफ द पीपल एंड ऑटोमेटिकली द level of excess demand will get reduced. Second is revenue policy, which is a part of fiscal policy of the government. More taxes will be imposed by the government so that less disposable income will be available in the hands of the people of the country when they will be having less disposable income because they are now paying high taxes. High tax means more tax means lesser income, disposable income in the hands of the people of the country. So when they will be having less income, so they will demand less, and automatically the level of aggregate demand will get reduced in the economy and will be equal to the AD. Equal AD will become equal to AS at the full employment equilibrium. Next है control of money supply and availability of credit in the economy. आपको मनी की सप्लाई को और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट को इकोनॉमी में डिक्रीज करना पड़ेगा। अब मनी की सप्लाई इकोनॉमी में केवल कॉमर्शियल बैंक के थ्रू होती है। When commercial bank will be having more funds available with them in the form of bank deposit from the public, or when commercial bank hold more deposits with them, they will be able to create more credit in the economy. That is the concept of credit multiplier, and credit multiplier is determined with the LRR, legal reserve ratio. तो जितना क्रेडिट क्रिएशन के हमने पढ़ा था कि जितना ज्यादा हमारा क्रेडिट मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी इकोनॉमी में, उतने ज्यादा डिपॉजिट्स मल्टीप्लाई होकर के क्रेडिट को इंक्रीज करेंगे। क्रेडिट क्रिएशन को यहाँ नहीं सिखाना है, क्रेडिट क्रिएशन तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कमर्शियल बैंक के अंदर। हमने ये पढ़ना है कि कैसे हम इस क्रेडिट क्रिएशन की पावर को, जो कमर्शियल बैंक की पावर है, उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो पहला है इंक्रीज इन बैंक रेट, दूसरा है इंक्रीज इन रेपो रेट, और तीसरा है इंक्रीज इन रेपो रिवर्स रेपो रेट। इन तीनों की मीनिंग पहले एक बार रिपीट करते हैं, हम लोग समझते हैं। जब
बात को ध्यान से सुनिएगा। जब कमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म नीड्स होती हैं, तो कमर्शियल बैंक विजिट करता है, अप्रोच करता है सेंट्रल बैंक को कि आप हमें लैंड कीजिए मनी, हमें लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए फंड की जरूरत है। सेंट्रल बैंक कहता है हम आपको मनी लैंड करेंगे, लेकिन हम आपसे एक इंटरेस्ट चार्ज करेंगे उसके ऊपर। तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक के ऊपर मनी लैंडिंग करने के लिए चार्ज करता है, उसको बैंक रेट कहते हैं। जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन होता है, एडी का लेवल हाई होता है, तो गवर्नमेंट इस बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है, जिससे सेंट्रल बैंक की जिससे कॉमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो जाती है, और कॉमर्शियल बैंक को कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा देने की वजह से जब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तो दैट विल बिकम कॉस्टली फॉर द सेंट्रल कमर्शियल बैंक टू रेज मनी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक की कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है। अब जब सेंट्रल बैंक का काम तो मनी को क्रेडिट पे देना है लोगों को, तो जब सेंट्रल बैंक है कॉमर्शियल बैंक, आई एम सॉरी, तो जब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को मनी लेंडिंग करेगा, जब कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को लेंडिंग करेगा, तो वो हाई रेट्स पे करेगा, और पब्लिक इतने हाई रेट पे बोरिंग करेगी नहीं, तो पब्लिक विल ऑटोमेटिकली गेट डिस्करेज्ड टू हैव बोरिंग्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक, एंड अल्टीमेटली दिस विल रिड्यूस द credit flow in the economy or credit creation by the commercial bank in the economy। तो बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो रेट है जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से चार्ज करता है, जब सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक को उनकी लॉन्ग टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी लेंड करता है। और जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल हाई होता है, तो बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, जिससे कॉस्ट ऑफ बोरिंग ऑफ कमर्शियल बैंक फ्रॉम सेंट्रल बैंक हाई हो जाती है, जिसकी वजह से कमर्शियल बैंक को लैंड बोरो अपने बोरोवर्स को जो उनसे बोरो करते हैं, तो जो कमर्शियल बैंक मनी लैंड करेगा बोरोवर्स को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करेगा, और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बोरिंग लोग करेंगे नहीं, तो ऑटोमेटिकली दे विल डिमांड लेस क्रेडिट। तो कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन या जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो रिड्यूस हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड या रेगुलेट हो पाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है इंक्रीज इन रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म नीड्स होती हैं, तो अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स को मीट करने के लिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को अप्रोच करता है, और सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को हेल्प करने के लिए उनको मनी लैंड करता है, पर वो शॉर्ट टर्म नीड्स को फुलफिल करने के लिए मनी लैंडिंग होती है। कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को कहता है कि हम आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज और एलिजिबल सिक्योरिटी के अगेंस्ट मनी लैंड कर देंगे, आप हमें अपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे दीजिए और एलिजिबल सिक्योरिटीज दे दीजिए, जिसके अगेंस्ट हम आपको मनी लैंड करेंगे। तो कमर्शियल बैंक एलिजिबल सिक्योरिटीज और बिल्स ऑफ एक्सचेंज फर्निश करता है सेंट्रल बैंक को, जिसकी अगेंस्ट सेंट्रल बैंक मनी लैंड करता है कॉमर्शियल बैंक को उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक से चार्ज करेगा उनकी शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करने के लिए, वो रेपो रेट होता है। तो जब इकोनॉमी के अंदर एक्सेस डिमांड होती है, या इन्फ्लेशन होता है, या इन्फ्लेशनरी गैप होता है, इन्फ्लेशन होते हैं, तो सेंट्रल बैंक इस रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, जिससे कॉमर्शियल बैंक मनी बोरो करने के लिए डिस्करेज होते हैं। सेम रूल है कि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो जाएगी। जब कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा हो जाएगी, तो कॉमर्शियल बैंक को भी अपने लैंडिंग रेट पब्लिक के वाले बढ़ाने पड़ेंगे। यानी व्हेन कॉमर्शियल बैंक बोरो एट अ हायर कॉस्ट फ्रॉम सेंट्रल बैंक, तो इन टर्न कॉमर्शियल बैंक विल लैंड देयर मनी टू द पब्लिक ऑल्सो एट अ हायर रेट, क्योंकि वो लाए महंगे रेट पर है,
तो पब्लिक को लैंड भी महंगे रेट पर करेंगे, तो पब्लिक अगेन सेम डिस्करेज होगी कि वो बोरिंग नहीं करेगी इतने हाई रेट्स पर, तो उनकी क्रेडिट डिमांड कम हो जाएगी, तो इस तरह से क्रेडिट का कोई इकोनॉमी में रिड्यूस हो जाएगा। सेम ये वही तरीका होता है जैसे बैंक रेट का होता है। थर्ड होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट के अंदर क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट बैंक रेट और रेपो रेट से कैसे अलग होता है। बैंक रेट और रेपो रेट के अंदर रेपो रेट और बैंक रेट के अंदर कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरोइंग करता है, और रिवर्स रेपो रेट में कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से बोरिंग नहीं करता। कॉमर्शियल बैंक अपने सरप्लस रिजर्व्स को सेंट्रल बैंक के पास रख देता है, और सेंट्रल बैंक को वो कहता है हमारे सरप्लस रिजर्व आप अपने पास रखिए और आप इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट दे दीजिएगा। दैट इज कॉल्ड एज रिवर्स रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक के पास शॉर्ट पीरियड के लिए सरप्लस फंड्स होते हैं और वो अपने सरप्लस फंड्स सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व में रखवा देता है, तो सेंट्रल बैंक उनको इसके ऊपर इंटरेस्ट अलाउ करता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। जब एक्सेस डिमांड होती है तो सेंट्रल बैंक रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, ताकि कमर्शियल बैंक अपने ज्यादा से ज्यादा सरप्लस रिजर्व्स को हमारे पास रखे, सेंट्रल बैंक को दे दे, ताकि वो क्रेडिट क्रिएट इकोनॉमी में ना कर पाए या क्रेडिट फ्लो ना कर पाए इकोनॉमी के अंदर। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट को सेंट्रल बैंक बढ़ा देता है, यानी सेंट्रल बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देने लगता है कॉमर्शियल बैंक को उनके डिपॉजिट्स के ऊपर, ताकि सेंट्रल बैंक के पास ही अपनी मनी रखे, और सेकंड ऑप्शन जो क्रेडिट क्रिएट यानी लैंडिंग की होती है बोरोवर्स को, उसको वो ना करे, और इस तरह से मनी का इकोनॉमी में कम हो जाता है। और फाइनली एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी इकोनॉमी में कम हो जाता है। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में मैंने आपको बताया था, क्रेडिट क्रिएशन में अभी दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को जब सेल और परचेज करता है, थोड़ा सा हम इस पॉइंट को यहाँ इजी करने के लिए समझते हैं। हमने बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स ये पढ़ा कि कंपनी शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करती है जब कंपनी को कैपिटल या बोरिंग चाहिए होती है, और जो शेयर और डिबेंचर कंपनी इशू करती हैं उनको हम लोग अपनी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में शेयर और डिबेंचर्स कहते हैं, और उनको एक इन्वेस्टमेंट की लैंग्वेज में सिक्योरिटीज ही कहा जाता है। तो हम ऐसा कहते हैं कंपनी सिक्योरिटीज ऑफर करती है शेयर्स और डिबेंचर्स के फॉर्म में। सेम ऐसे ही सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज ऑफर करता है ट्रेजरी बिल्स और अदर सिमिलर सिक्योरिटीज के फॉर्म में, यानी सेंट्रल बैंक पब्लिक को और कॉमर्शियल बैंक दोनों को अपनी सिक्योरिटीज ट्रेजरी बिल्स के नाम से या अदर सिमिलर सिक्योरिटीज के नाम से बेचता है, ताकि कॉमर्शियल बैंक इन सिक्योरिटीज को कॉमर्स सेंट्रल बैंक से बाय करें और वो अपनी मनी सेंट्रल बैंक को दे दें, ताकि उनके पास मनी कम हो जाए, ताकि वो क्रेडिट क्रिएशन ना कर पाए एक्सेस डिमांड के केस में। तो जब एक्सेस डिमांड होती है तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज ऑफर करता है, सेल करता है सिक्योरिटी को, ताकि सिक्योरिटी सेल करने से जो कॉमर्शियल बैंक के रिजर्व्स हैं वो कम हो जाएं, और सिक्योरिटी खरीदने के लिए यानी कॉमर्शियल बैंक बायर ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा और सेंट्रल बैंक सेलर ऑफ सिक्योरिटी हो जाएगा, और वो अपनी मनी को सेंट्रल बैंक को दे देंगे फॉर बाइंग द सिक्योरिटी फ्रॉम द सेंट्रल बैंक।
इस तरह से उनके रिजर्व्स कम हो जाएंगे तो उनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर कुछ लिमिट तक रिड्यूस हो जाएगी और इकोनॉमी में मनी का फ्लो कम होगा, जिससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स रिड्यूस हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी इन्फ्लेशन पे इशू की जाती हैं। अभी हम डिफ्लेशन पढ़ेंगे तो उस समय सेंट्रल बैंक इन सिक्योरिटीज को वापस ओपन मार्केट से बाय कर लेता है जब डिफ्लेशन चलता है, पर हम डिफ्लेशनरी प्रेशर्स में पढ़ेंगे। फिफ्थ इंस्ट्रूमेंट होता है यहाँ पर लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक सीआरआर और एक एसएलआर। सीआरआर नेट और टाइम डिपॉजिट्स, यानी कॉमर्शियल बैंक के पास जितनी भी नेट और टाइम डिपॉजिट या लायबिलिटीज हैं, उन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का एक मिनिमम परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास मेंटेन करना होता है, जिसको सीआरआर कहते हैं, जो कैश रिजर्व रेशियो का मेन रीजन बनता है। और सेम ऐसे ही सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को अपने नेट डिमांड और टाइम डिपॉजिट का एक फिक्स परसेंटेज उनको अपने पास भी मेंटेन करना होता है इन द फॉर्म ऑफ सम सिक्योरिटीज और इन द लिक्विड फॉर्म। तो उस रेशियो को, उस मिनिमम परसेंटेज को, जो टोटल नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का जो परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज कॉमर्शियल बैंक को अपने पास रिजर्व में रखना पड़ता है, वो एसएलआर होता है। तो अगर एक्सेस डिमांड होती है तो सेंट्रल बैंक के पास पावर होती है कि वो सीआरआर और एसएलआर को चेंज करे, यानी वो एलआरआर को चेंज करे। तो जब एक्सेस डिमांड होती है इकोनॉमी के अंदर, तो कॉमर्शियल बैंक इस एलआरआर को इंक्रीज कर देता है, कैश रिजर्व रेशियो पर एसएल को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ज्यादा रिजर्व्स कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर और अपने पास एसएलआर के फॉर्म में ज्यादा मेंटेन करने पड़ते हैं, जिससे उनकी क्रेडिट क्रिएशन पावर रिड्यूस हो जाती है और एक्सेस डिमांड ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रेशियो बाय द सेंट्रल बैंक। So these are the 5 instruments under the monetary policy and these are called as quantitative instruments. इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बाद में अगली क्लास में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स टू रिड्यूस द एक्सेस डिमांड। फिर डेफिसिएंट डिमांड आ जाएगा, फिर डेफिसिएंट डिमांड में इसका अपोजिट हो जाता है और देन उसके बाद बस चैप्टर खत्म होने लगता है और एंड में आ जाते हैं हम लोग बस। तो अगर आपको एक्सेस डिमांड समझ आ जाए या आ गई हो तो डेफिसिट डिमांड में इसका जस्ट अपोजिट करना होता है, तो इसलिए उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस होते नहीं है। और यही टॉपिक आपका जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, यही टॉपिक आपके क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस के अंदर है टू कंट्रोल द, मतलब जो सेंट्रल बैंक का कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का फंक्शन है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी का जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन है, वो कंट्रोलर यानी सेंट्रल बैंक कैन बिकम द कैन कंट्रोल द money supply and credit creation by the commercial bank through its monetary policy, qualitative and quantitative instrument। ये वहां पर भी सेम है, यहाँ पर भी एक्सेस डिमांड में सेम है। अब हम क्वांटिटेटिव के बाद क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के टू कर्ब द एक्सेस डिमांड। देन हम फिर डेफिसिट डिमांड को इंक्रीज करने के लिए फिजिकल और मॉनेटरी मेजर्स को पढ़ेंगे।